What's up guys? I hope you are well. I am वीर. वेलकम टू स्टाइल ऑफ फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो होली कैसे सेलिब्रेट चल रही है आप लोग की, पहले तो ये बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यार देखो, जो टाइम होता है वो एंजॉय करने का होता है, तो अच्छे से एंजॉय करना है, पर लेकिन थोड़ा सा अपना ध्यान भी रखना है, ठीक है? अपना अच्छे से कल जो है कलर वलर आप लोग को लगाने हैं अच्छे से, तो थोड़ा सा सेहत का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बोला था, आंखों को थोड़ा बचा के रखिएगा और कोशिश करना कि स्किन के ऊपर थोड़ा सा हल्का सा ऑयल वगैरह लगा लेना, ठीक है? तो उससे क्या रहता है, जो भी कलर वगैरह होंगे वो आप लोग की बॉडी पर ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे और इससे आप लोगों की बॉडी भी जो है वो थोड़ी अच्छी रहेगी, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग थोड़ा सा प्रिकॉशन ले सकते हैं। बाकी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि एक दो दिन के चक्कर में पता चला बीमार हो गए तो फिर सारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाती है, चाहे हेल्थ को लेकर बात करो चाहे पढ़ाई को। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपनी हेल्थ को कैसे आप लोगों को सही रखना है, ठीक है? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं यार, इनको जिंदगी का पार्ट बनाओ, वरना जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जब भी बीमार होगा इंसान तो फिर पीछे छूट जाता है। तो इसलिए कोशिश करो कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखना सीखो, ठीक है? बड़ी शानदार और बहुत प्यारी बात बोली गई यहाँ पर। जिंदगी में अगर जो चल रहा है वही चलता रहेगा तो जिंदगी में रिजल्ट भी ऐसा ही आएगा जो अब तक आ रहा है। यानी कि कुछ पाने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को टफ बनाना पड़ेगा। टफ इन द सेंस मतलब जो डिसीजन लेने से आप लोगों को डर लगता है वो डिसीजन आप लोगों को लेने पड़ेंगे। आप लोगों को लग रहा है कि यार वेट बढ़ता जा रहा है, हेल्थ के लिए आप लोग काम करना स्टार्ट करना है, तो उसके लिए प्लान आप लोग को बनाना पड़ेगा। डाइट अपनी कंट्रोल करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज आप लोग को बढ़ानी पड़ेगी, पानी यानी कि वाटर इनटेक आप लोग को बढ़ाना पड़ेगा। तो इससे आप लोग की जिंदगी में प्रोडक्टिविटी आना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आप लोग किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस आप लोग को उठाना पड़ेगा, पुराने क्वेश्चन पेपर आप लोग को उठाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस आप लोग करनी पड़ेगी। और ये वो सारी चीजें हैं जो दिमाग हमेशा बोलता है छोड़ना है यार क्या करेगा, पर लेकिन यही वो चीजें हैं जिनके ऊपर आप लोग को डिसीजन लेना पड़ेगा। बोला गया इफ यू वांट टू मेक ए डिफरेंस यू हैव टू मेक ए डिफिकल्ट चॉइस। यानी कि आप लोगों को डिफिकल्ट चॉइस बनानी पड़ेगी सबसे पहले फर्स्ट, इसके बाद में आप लोगों की लाइफ में जो है वो चेंज आने स्टार्ट होंगे, उसके बाद जिंदगी में आप लोगों की प्रोडक्टिविटी आना स्टार्ट होगी। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, हम लोग उसी पैटर्न को फॉलो करते रहते हैं और एक्सपेक्टेशन ये करते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए जिंदगी में। ये तो ऐसे ही हो गया यार, नीम का पेड़ लगाया और बोल रहे हैं कि यार इस पे आम आ जाए, ऐसे पॉसिबल है क्या यार? उस पे निम्बोली आएंगी, वो भी खट्टे वाली, ठीक है? खट्टे नहीं मतलब कड़वे वाली, जो भी बोला आप, तो वो वाली चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो जैसी मेहनत आप लोगों को करनी, जैसी मेहनत आप लोग करोगे वैसा ही रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग सोच कर तो देखो, जैसे आज के दिन के बारे में अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोगों ने आज का दिन कैसे यूटिलाइज किया, ठीक है? आप लोग अगर दिल पे हाथ रख के देखो, क्या रियलिटी में, चलिए आज का तो छोड़ दीजिए, आज तो होली है, पिछले एक महीने के बारे में अगर मैं आप लोगों से पूछूं, पिछला एक महीना या फिर पिछला एक हफ्ता आप लोगों ने कैसे यूटिलाइज किया, आप लोग दिल पर हाथ रखकर देखो और आप लोगों का दिल क्या बोलता है। क्या आप लोगों ने जी जान लगा के मेहनत की है? उन्हें कहते हैं जी तोड़ मेहनत आप लोगों ने की है। अगर आप लोगों का दिल बोलता है हाँ, तो फिर दुनिया में चाहे कोई भी कुछ भी आप लोगों को क्यों ना बोल ले, आप लोगों को उसकी बात नहीं सुननी है, आप लोगों को बस आगे बढ़ते रहना है। पर लेकिन आपका दिल ही अगर आप लोगों को मानने से इनकार कर दे, नहीं चल झूठा, पढ़ाई वढ़ाई की नहीं है, मजे कर रहे थे, सारा टाइम पास कर दिया, तो यार फिर सोचने वाली बात है। यानी खुद का हमारा दिमाग हम लोग को बोल रहा है, मतलब हमको खुद का हमारा दिमाग जलील कर रहा है, ठीक है? कि तुमसे काम नहीं हो रहा है, तुम कर नहीं रहे हो। 24 घंटे आप लोग का दिमाग आप लोग गाली दिए जा रहा है, ठीक है? कि बोला था कि प्रैक्टिस करेंगे इस हफ्ते में 2-3 पेपर की, पर लेकिन नहीं कर पाए। बोला था कि सुबह जल्दी उठेंगे पर नहीं उठ पाए, तुमसे होगा ही नहीं है। तो पूरे दिन आप लोग का दिमाग जो है वो आप लोग के साथ में खेलता रहता है। तो ये चीजें कब होती है? जब आप लोग अपने दिमाग को फ्री छोड़ देते हो, यानी तुझे जैसा करना है वैसे कर। सुबह को उठना था आप लोगों को सुबह को 5 बजे, तो आप लोग को अलार्म बजा, आप लोग बंद करके सो गए उसको। तो फिर आप लोग का दिमाग कहेगा नहीं उठ पाए ना, सुबह को उठते एक्सरसाइज करनी थी, आप लोगों ने नहीं की एक्सरसाइज, अच्छा एक्सरसाइज भी छोड़ दी। उसके बाद में एक पेपर लगाना था, अच्छा पेपर भी छोड़ दिया, अब बज गए 12। अब आप लोग का दिमाग जो है आप लोग की इंसल्ट करना स्टार्ट करेगा, वो भी दबाकर बोलेगा कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुमसे ये चीजें होती नहीं है और ना ही कभी तुम कर पाओगे, और तुमसे ऐसे ही होता है, आज तक नहीं तुमने किया, आगे कैसे करोगे? तो बेसिकली भिगो भिगो कर मारेगा वो तुमको, ठीक है? तो अगर आप लोग उसको डिफिकल्टी में थोड़ा डालोगे, ठीक है, सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है पर उठकर बैठ गए, 4 बजे का अलार्म था, 3:30 बजे उठ के बैठ गए, ठीक है? फिर देखो ये आप लोग को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देगा, वाह यार आज तो सुबह जल्दी उठ गए हैं, क्या बात है, ऐसे ही तो करना है, बस हो जाएगा काम। तो ये दिमाग ही तो है सारी चीजें खेलने वाला। आप लोगों को पॉजिटिव भी एंगल देता है और नेगेटिव भी देता है। सोचने बैठ जाओगे यार जिंदगी बर्बाद हो रखी है, इतने साल निकल गए पढ़ाई करते करते, यार इतने आगे भी ऐसी चली जाएगी। वो कहेगा बिल्कुल सही है, हाँ आज तक कुछ किया नहीं है, कोई एग्जाम निकला ही नहीं है, अब तक जिंदगी बर्बाद कर दी, घर वालों के पैसे बर्बाद कर दिए। पर लेकिन अगर पॉजिटिव साइड दिखाओगे, यार पहले इतने कम नंबर आते थे, अब थोड़े अच्छे नंबर आने लगे हैं, ठीक है? यार पहले ये हिस्ट्री ना बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, अब समझ में आ रही है। पॉलिटी तो भाई साहब बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती थी, अब तो पूरी पॉलिटी समझ में आ रही है। तो इससे आप लोग कॉन्फिडेंस में आना स्टार्ट हो जाएंगे। करंट अफेयर भी पहले बिल्कुल नहीं पता था क्या है, अब तो बहुत सारी चीज समझ में आने लगी है। तो इससे ऐसे आप लोगों का दिमाग जो है आप लोगों को 7वें आसमान पर ले जाकर बैठे थे, कह रहे कुछ नहीं है यार, ऐसे ही तो निकल जाता है सब बातों बातों में, हमको भी यही करना है।
तो ये वो चीजें हैं जो आप लोग समझ पाएंगे और जिंदगी में इंप्लीमेंट कर पाएंगे, है कि नहीं। तो इसलिए कभी भी यार मेहनत करने से मत डरो, जिंदगी में हमेशा चीजों को आगे लेकर चलते रहो और ये सारी चीजें आप लोग को एक सही पोजीशन पर ले जाकर रख देगी, ठीक है। जो बातें हैं ये सारी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक तो आप लोगों को पता है कि देखिए एग्जाम आप लोग के आ रहे हैं, सारे फॉर्म आप लोग के निकल चुके हैं, तो अच्छे से उनको अच्छे से प्रिपरेशन करके चलना है। और इतने लंबे समय बाद अब फिर आप लोगों के पेपर हो रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छी चीजों को लेकर कोविड-19 के टाइम पर सारी चीजें नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से काम करिए, 1-2 दिन जो होली के हैं आपके अच्छे से इनको एंजॉय कर लीजिए, पर लेकिन ये नहीं कि 24 घंटे बस उसी में लगे हुए, 4-5 घंटे अपना खेलो, उसके बाद बैठकर पढ़ाई कर लो, ठीक है। इतना तो कम से कम सीरियसनेस आप लोगों को खुद के लिए लेकर आनी पड़ेगी और फिर चीजें जो है वो पैटर्न में चलना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। आज के जो आर्टिकल है कुछ आप लोगों के कुछ ऐसे आर्टिकल होंगे जिससे आप लोगों को रिवीजन भी आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट रहेगा और वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दूंगा जिससे कि आप लोग चीजों को अच्छे से रिवाइज भी कर पाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर ये एक प्रोडक्टिव डिस्कशन रहने वाला है, अच्छे से इसको एंजॉय करना, कोई भी डाउट हो तो बताना, फिर उसको दूर कर दिया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूज है, काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा और बहुत सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलने वाली है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे बुजुर्ग लोग आप लोगों ने देखे होंगे, तो बुजुर्ग लोग जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है, चलने में दिक्कत हो गई, खाना खाने में दिक्कत हो गई, घूमने में दिक्कत होने लगी, अपना कई सारी बीमारियां लग जाती हैं, तो वो सारे इश्यू देखने को मिलने लगते हैं। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में एक स्कीम है जिसको बोलते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय, ये वयश्री योजना इसको बोला जाता है बेसिकली। ये स्कीम जो है जो बुजुर्गों के लिए है, बुजुर्गों को सही डायरेक्शन देने के लिए, ताकि उनकी जिंदगी जो है थोड़ी सी आसान बन जाए। वैसे तो एज के साथ में बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है, पर लेकिन जिंदगी को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए कई सारे काम भी यहाँ पर किए जाते हैं। तो हमारी कंट्री में जो यूनियन सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है, तो उनके द्वारा इनोग्रेट किए गए कई सारे जो कैंप्स वगैरह, और उसमें कई सारी ऐसी डिवाइस हैं जो डिस्ट्रीब्यूट की गई। अगर कोई चल नहीं पा रहा है उसको छड़ी दे दी, सुन नहीं पा रहा है उसको कान में लगाने वाली डिवाइस दे दी, उस तरीके से चीजें। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। तो मिनिस्ट्री कौन सी होगी यहाँ पर, आंसर आप लोगों को मिल गया यहाँ पर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, आप लोगों को यानी कि आंसर इसका ए हो गया, ठीक है। इसी के साथ में अगर कुछ लिखना आप लोग चाहते हैं तो आप लोगों को लगता है थोड़ा टाइम है, अब की बार का प्रीलिम्स नहीं देना है, आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन के आंसर आप लोग लिख दिया करो। बहुत ही डिटेल में पीआईबी के द्वारा ये न्यूज भी कवर की गई, इसलिए मुझे लगा उसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बताता हूं। तो लगभग अभी यहाँ पर इनके द्वारा यहाँ पर ये 3759 यानी कि 37 करोड़ के करीब यहाँ पर इनके द्वारा भी इस पर्टिकुलर मुद्दे पर जो है पैसे लगाए गए, ताकि चीजों को अच्छे लेवल पर यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके महाराष्ट्र के अंदर में। तो ये जो स्कीम है इसके बारे में कुछ बातें आप लोग याद रखिएगा, जो एग्जाम में भी क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में याद रखिएगा, आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह इनके जो एक तरीके से जो पार्ट्स होते हैं उनको ये क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है। और ये पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन है हमारी कंट्री में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आता है। तो लोगों को हेल्प करने में ये काफी बड़ा रोल प्ले यहाँ पर करता है। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आप लोग काफी बड़ा रोल प्ले करती नजर आएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर देखिए, जैसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पर रजिस्टर कर लो तो आप लोगों को इतना जो है टॉक टाइम मिल जाएगा उसके अंदर में, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर बोला गया, अगर यहाँ पर रजिस्टर किया जाता है तो यहाँ पर 40 पर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा उसमें मतलब कमीशन टाइप ऑफ चीज आप लोगों को देखने को मिलती है, हालांकि ये कोई पूछ नहीं रहा आप लोगों से। तो ये स्कीम क्या है, जैसे आप लोगों को यहाँ पर ये इस तरीके की डिवाइस मिल गई, कान में लगाने वाली डिवाइस मिल गई, या व्हील चेयर वगैरह ये सारी चीजें मिल गई, तो जो चल नहीं पा रहा है उनके लिए यहाँ पर ये सारी चीजें ऐसी आप लोगों को देखने को मिलती रहती है। तो आने वाले टाइम में इस स्कीम को और अच्छे लेवल पर इंप्लीमेंट किया रहा है, तो इसके चलते यहाँ पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। ये जरूर याद रखिएगा, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन जो है ये एक पीएसयू है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आता है। ये अपने ही काइंड का एक अलग तरीका एक ऑपरेशन हमारे देश में चलाया गया, ताकि लोगों को जो भी दिक्कत है उससे उनको फायदा पहुंचाया जा सके। ये बातें देखने को मिली। कुछ बेसिक बातें मैं आप लोगों से बता देता हूं जो कि आंसर राइटिंग में भी आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी और आप लोगों से डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे पूछ लें यहाँ पर इस स्कीम में कितने प्रतिशत महिलाओं को पार्टिसिपेट करने की कोशिश की जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। यहाँ पर लगभग 30% यहाँ पर बेनिफिशियरी कोशिश की जाती है कि महिलाएं रहें, ठीक है, ठीक है। और इसी के साथ में एक मुद्दा यहाँ पर ये गरीबों के लिए है। अगर कोई अमीर है, अच्छा खासा कमाने वाला है, वो तो अपनी जिंदगी को सुधार ही लेगा, पर लेकिन सोचो कि कोई गरीब तबका है सोसाइटी का, तो बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम बन जाती है, जिनका एक सही तरीके से जिंदगी नहीं चल रही है। तो राष्ट्रीय वयश्री जो योजना है यहाँ पर, ये कैसी स्कीम है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मतलब क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट सारा पैसा देगी, स्टेट गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं लेगी। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर बन गया, जिसके चलते यहाँ पर ये एक प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट की जा रही है।
पर लेकिन ऐसा मत समझिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं रहता है। इंप्लीमेंट करने में स्टेट गवर्नमेंट काफी बड़ा रोल प्ले करती है। तो सीनियर सिटीजन जो वेलफेयर फंड है यहाँ पर, उसके थ्रू यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये डायरेक्ट स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन बनने वाली चीज हो जाती है। और ये मैंने बताया दिया, आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन जो है यहाँ पर, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आती है, जो इसको इंप्लीमेंट करती है। मेन क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर, बीपीएल का परिवार का इंसान होना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ पर एक तरीके से अगर बात करें जो ऑथोरिटी है वो इसको एक बार बता देती है कि हाँ ठीक है ये पर्सन, इसको ये स्कीम का फायदा मिलना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को देख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसा डेटा मैं आप लोगों को प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होगा। यहाँ पर आने वाले एग्जाम में आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। अगर 2011 के सेंसस यानी कि जनगणना के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं, जो कि आप लोग सुन सकते हैं ढंग से, 2011 की जो जनगणना है यहाँ पर, अब 2021 की जनगणना अभी हमारे पास में आएगी। अभी हम लोग 11 का ही डेटा यूज कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में भी 11 का ही डेटा आएगा क्योंकि 21 के भी प्रस्तुत नहीं की गई है। तो इसके बेस पर ये माना था कि सीनियर सिटीजन इन इंडिया लगभग 10.38 करोड़ है, यानी कि लगभग 10 करोड़ के करीब हमारे देश में सीनियर सिटीजन है। और मोर देन 70% जो पॉपुलेशन है सीनियर सिटीजन की, वो गांव वाले एरिया में रह रहे हैं, यानी कि शहर वाले एरिया में ओनली 30% सीनियर सिटीजन रहते हैं। रीजन भी है, आप लोग खुद ही देख लो, अपने मम्मी पापा जो गांव में रहते हैं, बाबा दादी, उनको बोलो कि शहर में चलना है तो वो एकदम मना कर देंगे, क्योंकि यार शहर की लाइफ ना बड़ी हौच पौच सी रहती है, एक छत के नीचे इंसान पड़ा हुआ है। अब गांव में तो किसी भी घर में जाके बैठ जाते हैं, किसी से भी जाकर बातें कर लेते हैं, अपने कहीं पर भी अपना एंजॉय करते रहते हैं, आराम से खाते पीते रहते हैं, तो एक बंधा बंधा इंसान नहीं रहते हैं। पर शहरों में नॉर्मली आप लोग को देखने को मिलता है। तो गांव वाले लोगों को नॉर्मली ये चीजें पसंद नहीं आती है। गांव वालों के क्या, बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊं, जब मैं पहली बार गांव से निकल गया तो वहां पे सब कुछ खुला खुला, अच्छा खासा घर, बहुत ही एक तरीके से अच्छी खासा स्पेस, वहां पर कभी खेतों में घूम के आ रहे हैं अपना सब अच्छा, कभी छत पे चले गए। यहाँ पर छत तक नहीं होती है कई बार लोगों की, अगर फ्लैट वगैरह में आप लोग रह रहे हो तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो बुजुर्ग लोग जो है ना, वो एक काफी लंबे समय से उस एरिया में रह रहे हैं, तो वो एक तरीके से रम गए हैं उस चीज के साथ में, तो वैसे भी निकलना पसंद नहीं करेंगे यहाँ पर। तो इसलिए मैक्सिमम पॉपुलेशन आप लोगों को गांव में देखने को मिलेगी। 70% जो सीनियर पॉपुलेशन है वो गांव में, और 30% शहरों में देखने को मिलेगी। एक साइजेबल परसेंटेज लगभग 5.2% जो है सीनियर सिटीजन जो है वो किसी न किसी तरीके की डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हैं। कोई चल नहीं पा रहा है, कोई ढंग से बैठ नहीं पा रहा है, ठीक है, कोई देख नहीं पा रहा है, कोई सुन नहीं पा रहा है। तो ये ऐसी बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इनको फायदा पहुंचाने की बात की जा रही है, और अभी हम लोग इन चीजों का प्लान कर रहे हैं। प्लान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में लगभग 2050 तक का, आज के में आप लोग अपनी एज देखो, ठीक है, जैसे आप लोग आज के में 2022 में खड़े हुए हो, ठीक है, और मान लिया आज आप लोग की एज जो है 20, 25 या फिर 30 के अंदर हो सारे, अब 50 में 50 साल के आप लोग हो चुके होंगे सारे, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप लोग इस तरीके से। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अगर आज की डेट में 30 के एयर फेयर में अगर एज चल रही है, 25-30 इसके एयर फेयर में चल रही है, तो 20 साल बाद यहाँ पर 50 साल के हो जाएंगे। तो एक आगे थोड़ा सा और बढ़ती है, एक वृद्ध जन की कैटेगरी में दुनिया आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से अभी आने वाले टाइम की प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है कि जब इतनी सारी यंग पॉपुलेशन हमारे पास में है, अगर इनको हम लोग आने वाले टाइम में 5 से 10 साल के अंदर हम लोगों ने इनको ढंग से प्रोडक्टिवली यूटिलाइज नहीं किया, तो आगे चलकर इनके पास में जॉब नहीं होगी, तो ये किसी न किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो ऐसी स्कीम जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, जो कि गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन भी पड़ेगा सब इन चीजों का, क्योंकि जो कमाने वाले हाथ हैं वो उस टाइम पर कमाने वाले नहीं रहेंगे। तो अगर उन्होंने एक अपनी यंग जनरेशन को ढंग से यूटिलाइज नहीं किया होगा, तो ये बड़ी दिक्कत आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाली है। इसलिए कहते हैं कि जवानी में कुछ ना कुछ काम कर अपना काम चला लेना चाहिए, वरना बुढ़ापे में दिक्कतें देखने को मिलती है। इवन अपना दूसरे को तो बच्चे छोड़ो, अपने खुद के बच्चे जो है आज के में माँ बाप को जो है वृद्ध आश्रम में छोड़ाते हैं। बहुत सारी मूवीज आप लोगों ने देखी होंगी, बहुत सारे सीरियल्स वगैरह में इस तरह की चीजें देखी होंगी। तो ये होता क्या है, दिक्कत ये होती है कि इंसान जो है वो खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा है, और वो एक तरीके से माँ बाप को बोझ समझने लगता है। एक तो ये दिक्कत है, और दूसरी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रहने वाला इंसान, उसको ये लगने लगता है कि माँ बाप जो है वो एक तरीके से उनके साथ में नहीं एडजस्ट कर पाएंगे, तो भाई साहब उनको उठाकर कहां डालाते हैं, उनको वो उठाकर वृद्धाश्रम में डालाते हैं। माँ बाप को भी उसको बचपन में यहाँ पर बेसिकली नहीं कहते, एक तरीके से अनाथ आश्रम में डाल देना चाहिए था, तो इंसान सुधर जाता। पर लेकिन चलो जो भी है, बदतमीजी ये है, पराकाष्ठा पार हो जाती है। बिलो पॉवर्टी लाइन जो कैटेगरी के बारे में आप लोग बात करें, तो यहाँ पर एज रिलेटेड जो भी डिसेबिलिटी है, कोई सुन नहीं पा रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है, किसी के दांत टूट गए, तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये सारे मुद्दे यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है और चीजों को सुधारने की बात की जा रही है। कुछ और बातें हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने। यहाँ पर अभी रिसेंटली यहाँ पर चीजों को इवेल्युएट किया जा रहा है, कई सारे कैंप्स लगाए जा रहे हैं, और यहाँ पर उनको आइडेंटिफाई करके जो भी पार्टिसिपेशन है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करके यहाँ पर चीजों को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। नेशनल अगर बात करें हमारे देश के अंदर में टोटल मिलाकर जो एज है वो 80 साल से अगर ऊपर होती है, तो तब यहाँ पर एक ऐसी कैटेगरी यहाँ पर हो जाती है जिनके डोर स्टेप पर भी यहाँ पर ये डिवाइस पहुंचा रहे हैं, यानी कि 80 साल से ऊपर हो चुके हैं, वो वैसे घर से नहीं निकलेगा। तो आज तक की डेट में आप लोग ये भी देखने को मिलेगा 80 साल में तो इंसान टिक भी नहीं पाता है। बहुत सारे लोग ऐसे आज के डेट में 60-65 में निकल लेते हैं, ठीक है। तो रीजन है खान पान और रहन सहन ऐसा हो गया है, जिसकी वजह से दुनिया भर की बीमारी लग जाती है।
और एक्टिविटी कम होती जा रही है इंसान की, जिसकी वजह से और दिक्कतें देखने को मिलती है। तो जो इंसान आज के में बुढ़ापे में अच्छा खासा चलते हैं, घूमते फिरते हैं, उनका जिंदगी जो है थोड़ी सी हंसी खुशी में रहती है, टेंशन में नहीं गुजरती है, तो उनकी जिंदगी आप लोग को अच्छी चलती हुई नजर आएगी। और मान लीजिए कोई यहाँ पर बीड़ी सिगरेट तंबाकू इन सब चीजों को भी सेवन कर रहे हैं, ऊपर से खाना पीना अच्छा नहीं है, ठीक है, और भी कई सारी बीमारी, सांस की बीमारी या फिर कोई और बीमारी चल रही है यहाँ पर, तो फिर दिक्कतें बढ़ने लगती है यहाँ पर। तो इस तरीके से चीजें समझना जरूरी है। अगर बात करूं यहाँ पर कुछ और बातें, तो हमारे देश के अंदर में अगर कोई सिटीजन को यहाँ पर ये बातें मिलनी है, तो सबसे पहले तो वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, कोई एज का जिसको यहाँ पर ये फायदा मिलेगा। 40% लगभग यहाँ पर एक तरीके से डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट उसके पास में होना चाहिए। अर्निंग जो है यहाँ पर जहां पर भी वो रहता है, ठीक है, 20,000 पर मंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या फिर जिनके ऊपर डिपेंडेंट है उनकी भी अर्निंग इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में पिछले 3 साल में उसको कोई फायदा ना हो, और इसी के साथ में अगर कोई बच्चा है यहाँ पर बिलो द 12 एज, उसके लिए 1 साल से उसको कोई फायदा ना मिला हो, तो उसको इस स्कीम का फायदा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, कल को क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग इनके बारे में समझ सकते हैं। एक आप लोग को याद होगा मैंने एक स्कीम के बारे में बात बताया था जिसको मैंने SAGE, ठीक है, तो वो आप लोग याद रख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन बन सकता है। जिसको मैंने सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन बोला था, वो इनिशिएटिव था जिसमें हम लोगों ने बातें की थी कि नए नए इनिशिएटिव स्टार्ट किए जा रहे हैं, जिसके बेस पर यहाँ पर आज के दिन में कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे पेरेंट्स को, उसके चलते यहाँ पर, ठीक है। एक मेंटेनेंस एंड द वेलफेयर पेरेंट्स एंड द सीनियर सिटीजन जो एक्ट था 2007 का, कि कल को चलकर अगर माँ बाप के साथ में कोई बुढ़ापे में छेड़खानी कर रहा है, उनको केयर नहीं दे रहा है, तो उसके ऊपर सजा भी हो सकती है, तो वो भी मैंने आप लोग को बताई थी। तो कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, छोटी छोटी चीजें पर, लेकिन क्वेश्चन बन जाए तो पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही उम्दा आर्टिकल रहने वाला है, फिर से हेल्थ के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी, काफी कुछ आप लोगों से यहाँ पर बताऊंगा। और हेल्थ के बारे में जब भी कोई बातें होती है, मैंने बताया आप लोगों को कि वो मेरे दिल के करीब हो जाता है, और ये PIB के भी द्वारा यहाँ पर कवर किया गया काफी डिटेल में। बात करेंगे मिशन इंद्रधनुष 4.0 के बारे में। अब आप लोगों को देखते ही समझ में आना चाहिए, जब 4.0 है इसका मतलब 3 पहले भी आ चुके हैं, चौथे नंबर का लॉन्च किया है, 3 पहले भी आ चुके हैं, क्या 3 पहले जो आ चुके हैं उससे पहले भी कुछ आ चुका है, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। यानी कि एक टाइमलाइन में आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट जो आप लोगों को बताऊंगा, ये कभी भी, अब आप लोग कभी भी पढ़ोगे तो आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा, उस तरीके से पूरा बताता हुआ चलूंगा, तो ये आप लोग यहां पर समझिएगा। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन क्या होता है ये भी आप लोगों को बताऊंगा। यहां पर डॉक्टर मनसुख मांडविया, ये याद रखिएगा, इनके द्वारा यहां पर ये चीजें जो हैं वो लॉन्च की गई है। तो इसके चलते हमारी कंट्री में यहां पर ये बेसिकली किस तरीके से प्रोग्राम चलते हैं, सारी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पहले क्या है, पहले ये समझ लीजिए। यहां पर बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बारे में, उनके द्वारा यहां पर एक इंटेंसिफाइड मतलब काफी एक तकड़े तरीके से, ठीक है, मिशन इंद्रधनुष यहां पर लॉन्च किया गया, जो कि 4.0। तो 4.0 है यहां पर, तो ये एक तरीके का लार्जेस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ग्लोबली, यानी कि दुनिया में। और रीजन है सबसे बड़ा, क्योंकि हमारी कंट्री जो है दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाला देश है, तो इतना तो बनता भी है। 3 करोड़ लोग जो है यहाँ पर एनुअली, प्रेग्नेंट वुमेन जो है, और इसी के साथ में 2.6 करोड़ जो बच्चे हैं, उनको यहाँ पर बेसिकली यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात की जा रही है। और अभी मैंने आप लोगों से बात की है इम्यून सिस्टम के बारे में, तो कोई ज्यादा देर तो हुई नहीं है, अगर डॉक्टर आप लोग बन चुके हो तो ये याद ही होगा आप लोगों को कि हाँ इम्यून सिस्टम क्या होता है, तो मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये चीजें आप लोगों की समझ में आ गई कि इम्यून सिस्टम क्या होता है बॉडी का। तो वो जो इम्यून सिस्टम है जो मैंने भी आप लोगों को पढ़ाया, उसी इम्यून सिस्टम को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करने की बात की जा रही है और अच्छे लेवल पर, ताकि बीमारियों के साथ में लड़ सके। तो इसी के चलते ये प्रोग्राम यहाँ पर चलाए जाते हैं। तो यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो क्या करती है, बेसिकली कई बार देखा होगा बच्चे को वैक्सीनेशन दिया जाता है कई सारी बीमारियों को लेकर। बच्चा पहले हो गया, फिर उसके बाद में फिर दिया जा रहा है, फिर दिया जा रहा है। कई सारे टीके नहीं लगते हैं बच्चों को आजकल में, आप लोगों ने देखा होगा कई सारे ये टीके दिए जाते हैं बच्चों को, वो इसीलिए दिया जाता है ताकि उनकी बॉडी जो है वो हष्ट पुष्ट बनी रहे, आगे चलकर कोई बीमारी न रहे। पुराने टाइम पर पोलियो की बीमारी इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि कोई ना कोई बच्चा जो है पोलियो से ग्रसित हुआ पाया जाता था, पर आज की डेट में हम लोग पोलियो की बीमारी को अपने देश से हटा चुके हैं। अब किस साल में हमारा देश पोलियो मुक्त डिक्लेयर किया गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? एक सेकंड, ये आंसर नहीं है, ठीक है, ये गलत है यहाँ पर, ठीक है, इसी के आसपास में कोई साल है, इतना आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए ऑप्शन देता हूँ लोगों को, ये सही रहेगा, ऑप्शन दे देता हूँ। हमारा देश किस साल में पोलियो फ्री हुआ? 2013 एक ऑप्शन, ठीक है, 2014 है, 2012 भी लगा लो चलो, और 2015, ठीक है, ये है ऑप्शन आप लोगों के सामने। बताइए किस साल में हमारा देश जो है वो पोलियो से मुक्त हुआ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। और लास्ट केस जो आया था यहाँ पर वो आया था 2011 में, ठीक है, 2011 में लास्ट केस जो हमारे देश में आया था वो आया था वेस्ट बंगाल में।
वेस्ट बंगाल में हावड़ा जो है, वहां पर हावड़ा ब्रिज का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, वहां पर पोलियो का लास्ट केस आइडेंटिफाई किया गया था 13 जनवरी 2011 में, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये पता है कि लास्ट केस के बाद में कितने साल होते हैं गैप, और उसके बाद में फिर फ्री डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो आप लोग ये समझ सकते हैं, फिर भी आप लोगों को आंसर मिल गया। और ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, तो देखता हूं किस किस को याद आता है, ठीक है। अगर किसी को याद नहीं आएगा देख लेना, नीचे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे अच्छे आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर डाउट रहता है ना, बहुत सारे बच्चे तो क्वेश्चन रेगुलर पोस्ट कर रहे हैं, एक क्वेश्चन भी आप लोग एक दूसरे का पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती है। कमेंट बॉक्स बिल्कुल एक अच्छा खासा डिस्कशन आप लोग लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्टिव वे में आप लोग उसको लेकर चलिए, सारे कंफ्यूजन आप लोग के दूर हो जाएंगे। अब जो मैं आप लोग को बातें बताने वाला हूं, वो बात मैं आप लोगों को कनेक्ट करूंगा पॉइंटों के साथ में, जिससे कि आप लोग समझ सके कि ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि आज ही पैदा हुआ है, ठीक है। जब आप लोग हिस्ट्री जाकर किसी चीज की पढ़ना स्टार्ट कर देते ना, तो फिर आप लोगों को चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आप लोग को हिस्ट्री में से उठाकर चलूंगा, जिससे कि आप लोग चीजों के साथ में कनेक्ट कर पाए। फिर हम लोग 4 पर आएंगे कि 4 तो यहाँ है, चलो समझ में आ गया, क्या 4 से पहले कोई था, तो वहां से लेकर मैं आप लोगों को चलता हूं, फिर यहां पर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है हमारे देश में, वो 1978 में यानी कि 1978 में आया था। 1978 में आया था, तो उस टाइम पर भी इसको इसी नाम से जानते थे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोगों को पता है टाइम टू टाइम जो है लोगों के नाम चेंज होते रहते हैं। उस टाइम पर यहां पर एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इसका नाम रखा गया था, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता था। फिर आगे जो लगा, इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट किया गया 1985 में यानी कि 1985 में, और फिर इसका नाम मॉडिफाई करके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कर दिया गया। यानी कि नाम जो लॉन्च किया गया था वो था एक्सपेक्टेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, यानी कि एक एक्सपेक्टेड प्रोग्राम था जो कि इम्यूनाइजेशन को ठीक करेगा, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर था यहां पर ये। फिर आगे चलकर इसका नाम जो था वो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम रख दिया गया। तो यानी कि स्टार्ट यहां से हुई, स्टार्टिंग में ही कुछ ही टाइम बाद यहां पर मोटे मोटे तौर पर बोलो तो यहां पर लगभग 7-8 साल बाद इसका नाम चेंज हो गया। फिर आगे चले, कुछ और चीजें आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, कैसे कैसे चीजें हुई यहां पर, ठीक है। तो यहां पर जिस तरीके से यहां पर चीजें आगे बढ़ती रहेंगी, कई सारे और नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वो एक एक कर मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं, ताकि आप लोग चीजों के साथ में कनेक्ट कर सकें, ठीक है। फिर आप लोगों को आगे देखेंगे यहां पर कैसे कैसे प्रोग्राम के नाम चेंज हो रहे हैं, वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ये जो लाया गया था यहाँ पर, ये प्रिवेंट करने के लिए मोर्टेलिटी और एक तरीके से मोर्बिडिटी, जो ज्यादा बीमारी हो रही है, जान जा रही है जच्चा और बच्चा को, प्रेग्नेंट वुमेन को, तो इसके चलते 12 ऐसी बीमारी है जिसको यहाँ पर सुधारने की कोशिश की गई। यहाँ पर अगर बात करें एक्सेलरेटेड कवरेज किया गया आगे अभी इसमें यहाँ पर, तो मिशन इंद्रधनुष जो है उसके अंदर लाया गया, जिसमें यहाँ पर हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया इसको 2015 से, पर लेकिन इससे भी पहले कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर अगर आगे चलते हैं, यहाँ पर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इससे पहले यहाँ पर इस इंद्रधनुष है, ठीक है। इससे पहले यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं 2015 में, ठीक है। तो 2015 में फिर यहां पर मिशन इंद्रधनुष को बेसिकली लेकर आया गया 2015 से, और बोला गया फुल्ली जो इम्यूनाइजेशन किया जाएगा लगभग 0 से लेके 90% तक का, ठीक है। तो इसको मिशन इंद्रधनुष बोला गया। तो मिशन इंद्रधनुष जो है वो फुल्ली इम्यूनाइजेशन 89 जो चिल्ड्रन है, 89 लाख उनको कवर करने की बात की गई, और इसके चलते यहां पर एक यूनिवर्सल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यहां पर वैक्सीनेशन का चलाया गया। तो इसके अंदर जो बीमारियां थी, ये बीमारी आप लोगों को देखने को मिलेगी, टोटल 12 बीमारी। ये वो बीमारी है जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी कई बार, कि कौन सी बीमारी यहां पर जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत कवर की जाती है। तो डिप्थीरिया हो गया, वूपिंग कफ हो गया, टेटनस हो गया, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी हो गया, मेनिंजाइटिस और निमोनिया हो गया। इसी के साथ में यहां पर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी हो गया, इन्फेक्शन जैपनीज जो इंसेफेलाइटिस हो गया, रोटा वायरस हो गया, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन हो गया, और मिजल या फिर रुबेला जिसको आप लोग बोलते हैं मिजल रुबेला, ये हो गई। तो ये बीमारी इसके अंदर कवर करने की बात की गई। आगे चलकर इसमें आइडेंटिफाई किया गया कि यहां पर फ्लैगशिप स्कीम अंडर द ग्राम स्वराज अभियान, और एक्सटेंडेड किया गया यहां पर ग्राम स्वराज अभियान तक चीजें और अच्छे लेवल पर लेकर चलेगी। फिर लगा यहां पर मिशन इंद्रधनुष को थोड़ा सा इंटेंसिफाइड करना है, तो फिर इसका नाम आगे चेंज करके मिशन जो यहां पर बेसिकली इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष कर दिया गया 2017 में। तो ग्रेट फोकस अब तक यहां पर गांव वाले एरिया पर था, अब 2017 से शहर वाले एरिया पर भी फोकस देना स्टार्ट कर दिया, यानी कि अर्बन एरिया में आगे यहां पर जैसे इंटेंसिफाइड चीजें जुड़ी। यहां पर इम्यूनाइजेशन कवरेज को सिलेक्ट किया गया डिस्ट्रिक्ट और सिटीज में, और यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेसिकली मोर देन 90% ऑफ द यहां पर देखने को मिलेंगे। दिसंबर 2018 इंस्टेड ऑफ 2020 तक हम लोग उससे पहले यहां पर कवर कर चुके थे, तो अच्छे लेवल पर। फिर आगे चले, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का 2.0 आ गया। अभी हम लोगों ने पहला देखा, फिर दूसरा आ गया, तो 17 तक खत्म हो गया था। फिर आगे चलकर यहां पर 19-20 तक यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। 25 साल जो थे पल्स पोलियो के यहां पर कंप्लीट हो रहे थे आप लोगों के, ठीक है। यह पल्स पोलियो प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था देश के अंदर, तो उसके चलते यहां पर इसके अंदर हम लोगों ने और चीजें ऐड की गई। एम यह था कि 90% पैन इंडिया इम्यूनाइजेशन कवरेज किया जा सके 2022 तक का, ठीक है।
पर लेकिन वही है कि सारी चीजें जिस तरीके से सोचते हैं उस तरीके से चलती नहीं है। इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष तीसरा आ गया जो लॉन्च किया गया 2021 में, और फोकस ये था यहाँ पर फिर यहाँ पर कि चिल्ड्रन और जो प्रेग्नेंट वुमेन है जो कि मिस्ड हो चुके हैं कोविड-19 के चलते, उनको कवर किया जाए, यानी कि उन एरिया में भी पहुंच सके जहां पर हम लोग बच्चों को या फिर महिलाओं को कवर नहीं कर पाए थे। तो उसके लिए यहाँ पर ये तीसरा लॉन्च किया गया 2021 में। और अब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं चौथे के बारे में। चौथा जो है वो एक रूटीन इम्यूनाइजेशन सर्विस आप लोगों की देखने को मिलेगी। वैक्सीनेट किया जाएगा बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन को, जो कि यहाँ पर लगभग चिल्ड्रन जो अप टू 2 ईयर है, ठीक है, क्योंकि प्लेस जो यहाँ पर स्लो जो हो गया था कोविड-19 के चलते, अब और थोड़ा सा उसको अच्छे लेकर चलेंगे, जहां गैप रह गया था यहाँ पर इम्यूनाइजेशन में उसको लेकर चलेंगे। तो इसके चलते यहाँ पर 416 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अराउंड यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया जाने वाला है। तो ये बेसिक चीज देखने को मिलेगी। अच्छा, 2 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर बताने हैं, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और बेसिक से क्वेश्चन यार पता होना चाहिए। आप लोग जिस भी राज्य से आते हैं उस राज्य का नाम आप लोगों को लिखना है, जो भी राज्य है ABCD उसका नाम लिखें, और आप लोग ये लिखना है कि उसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ये आप लोगों को देखना है, ठीक है। और इसी के साथ में अगर टोटल देश के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ये 2 क्वेश्चन कम से कम आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है यार, इनके बारे में पता रहेगा तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, और डायरेक्ट भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आई होप कि आप लोग इसको माइंड में क्लियर रखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, ये खासकर जब इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था। हमारी संविधान के अंदर जब आप लोग जाओगे तो आप लोगों को शेड्यूल देखने को मिलेंगे अलग अलग तरीके के, ठीक है। उस शेड्यूल के अंदर अलग अलग लिस्ट रहती है, उन लिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट रहते हैं, तो हर एक एरिया को डिवाइड कर रखा है। जैसे संविधान के अंदर यहाँ पर आप लोगों को 7वां शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और तीसरे को कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट मतलब केंद्र की सूची, यानी कि जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र की सरकार कानून बना सकती है। दूसरी है स्टेट लिस्ट, यानी कि राज्य की सूची, यहां पर राज्य कानून बना सकता है। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची, यानी कि दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। पर किंतु परितु क्या बोलते हैं, पर किंतु परंतु अपितु बल्कि, ठीक है काफी दिन हो गए बोले हुए इसलिए माइंड से निकल गया। पर किंतु परंतु अपितु बल्कि, ठीक है, अब ठीक है। तो यहां पर एक कंडीशन लग गई है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले कानून बना दिया तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहां पर बेसिकली उसको कानून बनाने का अधिकार जो है उसको ये फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बना चुका है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं यहां पर क्या क्या बात की जा रही है यहां पर, कि कौन सा फाइनेंस कमीशन ऐसा था जिसने ये बोला कि हमारी कंट्री में जो बेसिकली लिस्ट है, ठीक है, तो ये लिस्ट है यहाँ पर हमारी कंट्री में जो लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, उसमें एक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट में लाने की बात की गई। तो यहाँ पर वो कौन सा सब्जेक्ट है, वो है हेल्थ का सब्जेक्ट। तो ये कौन से संविधान, कौन से फाइनेंस कमीशन के द्वारा बोला गया, 12वां फाइनेंस कमीशन, 13वां फाइनेंस कमीशन, 14वां या फिर 15वां। तो सही आंसर क्या है, ABCFD, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और आंसर दीजिए क्वेश्चन का, उसके बाद में आप लोग को आंसर देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए क्या है आंसर, बताइए, समझ में आ रहा है कौन सा आंसर सही है, बताइए। चलिए, आंसर है इसका D सही। रीजन क्या है, और देखिए कॉमन सेंस भी थोड़ी सी लगा सकते हैं, ये सारी बातें ताजा होंगी क्योंकि फाइनेंस कमीशन 5 साल के लिए काम करके जाता है, और अगर रेगुलर आप लोग डिस्कशन सुनते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग आसानी से यहाँ पर आसानी से आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले तो फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करूं, ये एक संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और हमारी कंट्री में ये आर्टिकल 280 के तहत रखी गई है, यानी कि जिसके बारे में भी संविधान में कुछ लिखा हुआ है, संविधान के किसी भी कोने में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी पेज में, किसी भी लाइन में कुछ लिखा हुआ है किसी चीज के बारे में, तो वो संवैधानिक बॉडी हो जाती है, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करते हैं यहाँ पर, इसी के साथ में यहाँ पर ये 15वां अभी यहाँ पर फाइनेंस कमीशन था, इसने ये बोला कि 7वें शेड्यूल के अंदर में जो स्टेट लिस्ट है, इनकी केंद्र राज्य की सूची है, उसमें हेल्थ के बारे में लिखा हुआ है। पर लेकिन कोविड-19 ने हम लोग को ये बात समझा दी है कि राज्य अकेले हेल्थ को डील नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दो, यानी कि समवर्ती सूची में डाल दो, जहां पर दोनों मिलकर काम कर पाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, और फिर यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी महामारी होगी, उसको हम लोग टैकल कर पाएंगे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात और बता दो, थोड़ा सा अंदर की बात हो जाएगी, अगर इंटर स्टेट कोई बीमारी ट्रांसफर हो रही है, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, पर लेकिन ये पूरे हेल्थ सिस्टम को यहाँ पर कॉन्करेंट लिस्ट में डालने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो आंसर यहाँ पर डी हो गया। तो फाइनेंस कमीशन कौन है यहाँ पर, बेसिकली इनका नाम है NK सिंह। तो NK सिंह जी की अध्यक्षता में यहाँ पर ये पर्टिकुलर सिस्टम बना, जिसमें यहाँ पर ये बातें बोलेगी। और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है वो ये है कि हेल्थ जो है वो आज के डेट में राइट टू हेल्थ के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये आर्टिकल 21 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। आर्टिकल 21 मतलब राइट टू लाइफ, और राइट टू लाइफ और राइट टू हेल्थ जो है वो एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक काफी बन जाता है। हमारे देश के अंदर अगर आप लोग बात करेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिनको DPS भी बोलते हैं, उसके अंदर आर्टिकल 38, 39, 42, 43 और 47, ये सारे कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है उसको बोलते हैं कि भाई साहब लोगों की हेल्थ का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, इनमें से कई सारे आर्टिकल मैंने पढ़ाए भी आप लोगों को न्यूज डिस्कशन के अंदर, और वैसे भी पॉलिटी के अंदर तो खैर सारे मैंने कवर कर रखा है।
जैसे अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को बताया था, अगर किसी को मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और उसको अपना बेसिकली उसकी हेल्थ के बारे में बात की जाती है और उनको मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाता है, यानी कि अपने बच्चे के ध्यान रखने के लिए या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन को बच्चा पैदा करने का जो टाइम दिया जाता है, तो उसके तहत यहाँ पर आर्टिकल 47 में ऑलरेडी ये बातें लिखी हुई हैं। ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, तो इनको आप लोग ढंग से समझ पाएंगे। पब्लिक हेल्थ के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, ह्यूमन कंडीशन वर्क की कैसी होनी चाहिए, तो उन सब चीजों के बारे में बात की जा रही है। तो ये क्या हो गया, ये ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिया कि ये चीजें हैं जिनके बारे में आप लोग फोकस देकर चल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ये कहीं ना कहीं हेल्थ के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इससे आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग आर्टिकल हैं यार, जिनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट भी क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ जाते हैं, फिर आप लोग बोलते हो कि यार ये कहां से आ गया, इसके बारे में तो पढ़ा ही नहीं था। पढ़ा हुआ सब कुछ है, बस थोड़ा सा रिवाइज करते रहने आप लोगों को पड़ेगा, जिसमें आप लोग थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, ठीक है। बाकी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक केस भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो बेसिकली जिसके बारे में बात की जाए, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति केस, ये 1996 में आया। इसमें बोला भी गया था कि वेलफेयर स्टेट का मतलब यही है कि जो गवर्नमेंट है उसकी ड्यूटी बनती है यहाँ पर कि लोगों की हेल्थ के बारे में ध्यान रखे, ठीक है। तो मेडिकल फैसिलिटी कम से कम लोगों को प्रोवाइड कराए, तो ये उनकी ड्यूटी भी बनती है। तो ये ऑलरेडी कोर्ट में भी ये चीजें मेंशन की जा चुकी हैं, ठीक है। तो इसमें से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। फाइनेंस कमीशन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, संविधान में कहां पर लिखा हुआ है, लिस्ट बता दी कौन कौन सी है, किस सब्जेक्ट में क्या क्या बातें की जा रही है। इसी के साथ में यहाँ पर फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज के डीपीएसपी के बारे में बता दिया मैंने, और कौन सा सुप्रीम कोर्ट का केस है। तो इसमें से कई सारे क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं, तो हर तरीके से मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। 14वां फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन से थे, अब ये आप लोग को बताना है। 15वां मैंने आप लोग को बता दिया है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। अगर कहीं भी कोई डाउट हुआ करे तो पूछ लिया करो, डाउट लेकर मन में जाओगे तो क्या ही फायदा हुआ वीडियो देखने का, ठीक है। तो ऐसे देखो कि माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए चीजें। ये आप लोगों को पता ही है, यूक्रेन के बारे में कोई बोलने वाली बात नहीं है, इतना ज्यादा न्यूज में है, शायद ही कोई चीज इतनी ज्यादा न्यूज में होगी, क्योंकि कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि सर्वाइवल पर उसके क्वेश्चन मार्क लगा दिया है रशिया ने। तो इसलिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में बन सकता है, तो इसलिए काफी डिटेल में मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। आसपास वाला एरिया देखेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे उसके बारे में। यूक्रेन किस किस कंट्री के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, बेलारूस, बुल्गारिया, पोलैंड, हंगरी या फिर रोमानिया। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है कि सही आंसर क्या है। ए में बोला गया 1, 2, 3 एंड 4, बी में बोला गया 2, 3, 4 एंड 5, सी बोला गया 1, 3, 4 एंड 5, और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी, ये आप लोग को बताना है। आइए आंसर देख लेते हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग अटेम्प्ट कर लेना, आंसर देना, उसके बाद में आगे बढ़ना, ताकि चीजों को अच्छे से आप लोग समझ पाओ। पहले तो अपनी कंट्री कंपेयर में यूक्रेन को देखो, एग्जैक्ट यूक्रेन लोकेटेड कहां पर है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने यूक्रेन आ गया, कीव इसकी कैपिटल होगी। नीचे थोड़ा आएंगे तो यहाँ पर ब्लैक सी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इधर आप लोगों को रोमानिया देखने को मिल रहा है। और इसलिए भी यूक्रेन इंपोर्टेंट हो गया, क्योंकि जब हमारे देश के बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर फंस गए थे, तो ऑपरेशन गंगा के तहत हम लोग उनको वहां से निकाल रहे थे। तो यूक्रेन के अंदर तो एंट्री करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, पर आसपास वाले देशों में जाकर हम लोग अपने सिटीजन को निकाल रहे थे। तो इसलिए मैप बेस्ड क्वेश्चन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हमारी कंट्री के अलग अलग मिनिस्टर यहाँ पर भेजे गए अलग अलग एरिया में, जैसे मोलदेव में, रोमानिया में भेजा गया, ठीक है, हंगरी में भेजा गया, स्लोवाकिया में भेजा गया। तो इसलिए क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो रसिया हो गया, ठीक है, इधर आएंगे तो बेलारूस हो गया, इधर आएंगे थोड़ा पोलैंड हो गया, फिर स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, यहाँ पर आप लोगों को रोमानिया हो गया, और यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है मोलदेव, ठीक है, वो मोल्दोवा, ठीक है। तो आप लोग ये सारी कंट्री यहाँ पर इसको टच कर रही है, और नीचे क्रीमिया आप लोग को देखने को मिलेगा, जो कि डिस्प्यूटेड रीजन है। ये यहाँ पर यूक्रेन बोलता है हमारा है, और रसिया बोलता है हमारा है। हालांकि रेफरेंडम यहाँ पर हुआ तब से रसिया के कंट्रोल में है ये, वो एक अलग बात है। तो ये बेसिक आप लोग को एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। सी का मतलब है 1, 3, 4 एंड 5। 1, 3, 1 बेलारूस, बुल्गारिया, पोलैंड, ठीक है, 4 एंड 5, 1, 3, 2 नहीं है ना यहाँ पर, बुल्गारिया, ठीक है। तो बुल्गारिया कहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहां पर आप लोगों को टच करता हुआ नहीं नजर आएगा, थोड़ा सा आप लोगों को दूर देखने को मिलेगा। एक सेकंड, ये वाला मैप देखिए आप लोग और अच्छे से यहाँ पर कनेक्ट करवाएंगे। बुल्गारिया आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर देखने को मिलेगा, नीचे आ जाएंगे तो, ठीक है, ये बुल्गारिया हो गया, और यूक्रेन वहां पर हो गया, रोमानिया हो गया, इधर यहाँ पर बुल्गारिया। अगर पूछा आप लोगों से कि ब्लैक सी को कौन टच करता है, तो ब्लैक सी को बुल्गारिया टच कर रहा है, इसमें कंफ्यूज आप लोग मत होना, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर ब्लैक सी की बात नहीं की जा रही है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर हम लोग किसके बारे में बात करें, यहाँ पर यूक्रेन के बारे में हम लोग बात करें। तो ब्लैक सी के बारे में अगर पूछ ले तो कंफ्यूज मत होना। अच्छा चलिए मैं पूछ लेता हूं आप लोगों से, ब्लैक सी को कौन कौन से देश टच कर रहे हैं, या फिर आप लोग नंबर बता दो ब्लैक सी को कितने देश टच कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेगा लोगों कोई, तो आप लोग क्या बोलोगे, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए देखता हूं कौन कौन सी आंसर यहाँ पर देता है, और इस मैप के अंदर भी आप लोगों को लगभग सारी चीजें दिख ही रही है, ठीक है। जैसे बुल्गारिया हो गया, एक तो रोमानिया हो गया, ठीक है, यहाँ से यूक्रेन हो गया, इधर से कौन आ गया, रसिया हो गया, इधर से कौन आ गया, अर्मेनिया हो गया, यहाँ से कौन आ गया, तुर्की हो गया। आगे आप लोग के सामने टोटल 6 ऐसे देश हैं जो कि जो कि ब्लैक सी के बॉर्डर को टच करते हैं। तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन मैंने इसलिए बता दिया कि यूक्रेन का भी बन जाए या फिर ब्लैक सी का बन जाए, तो कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए।
एक इंटरेस्टिंग चीज बता दो आप लोगों को, यहां से भी क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूजन में हो जाएंगे। अगर मान लीजिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तरीके से कोई मतलब बनाना चाहेगा क्वेश्चन को और बोलेगा कि चलो थोड़ा सा मजा लेते हैं बच्चों का, तो क्या करेगा, वो ये बोल देगा कि आप लोगों ने रट रखा है कि जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया ये टच कर रहे हैं। वो बोल देगा कि ब्लैक सी के नॉर्थ में ये कंट्री टच करती है, साउथ में टच करती है, ईस्ट में टच करती है, वेस्ट में टच करती है। ठीक है, तो इसलिए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश किया करो मेरे दोस्त, चीजों को रटना नहीं है जिंदगी में कभी भी, क्योंकि रट्टू तोता अगर बन गए ना तो कभी भी आप लोग जिंदगी में चीजों को सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो रटने से बचना है और चीजों को समझना है, यही चीजें आप लोगों को चीजें ढंग से लेकर चलनी है। ठीक है, तो आई होप कि माइंड में आप लोग इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में ना आप लोगों को गला फाड़ फाड़ के पढ़ाया था बहुत डिटेल में कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है। अब ये तो पढ़ा दिया, साथ में यहां पर ये बताया किस मिनिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंडर में आता है, ये आप लोग को बताना है। तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी नोटिफाई की गई हमारे देश में लाने के लिए, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आप लोगों को ये देखने को मिलेगी, तो बोला गया यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो सही आंसर क्या है आप लोगों को यहां पर ये बताना है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कॉमन सेंस भी आप लोग यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन को हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन को हम लोग पावर बनाने के लिए बेसिकली यूज कर रहे हैं, एनर्जी के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, और इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर आ सकती है, तो आप लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो आंसर क्या हो गया यहां पर, आंसर हो गया डी। ठीक है, तो कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा इसको लेकर। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा नोटिफाई की गई थी कि ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया ये सब चीजों के बारे में, तो इसलिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए डायरेक्ट बन सकता है। और ये आप लोग कौन से सिलेबस से है ये भी आप लोग यहां पर दिख रहा है। तो हाइड्रोजन के बारे में मैंने आप लोगों को कई सारी बातें बताई थी, जैसे ग्रे हाइड्रोजन हो गया, ब्लू हाइड्रोजन हो गया और ग्रीन हाइड्रोजन हो गया। तो नॉर्मली जो हाइड्रोजन बनाया जाता है जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वातावरण में रुक जाती है, उसको आप लोग ग्रे हाइड्रोजन बोलते हो। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में आ गई, इसकी वजह से टेम्परेचर और बढ़ गया तो और दिक्कत देखने को मिलेगी। दूसरा यहां पर हो गया, इसको बोलते हैं आप लोग ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन में क्या रहता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसको यहां पर रिस्टोर कर लिया जाता है, या फिर उसको रीयूज कर लिया जाता है, या फिर उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ताकि इन्वायरमेंट में वो न बनी रहे, तो इसको ब्लू हाइड्रोजन बोल देते हैं। यानी कि ग्रे हाइड्रोजन से ज्यादा बेटर है ब्लू हाइड्रोजन, और ब्लू हाइड्रोजन से ज्यादा बेटर है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक, तो सोचो कितना बढ़िया होगा। इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारा पानी होता है H2O, तो उसको बेसिकली बिजली के झटके देकर इसको तोड़ा जाता है और अलग से यहाँ पर H2O निकल जाते हैं, O2, यहाँ पर यानी कि हाइड्रोजन अलग निकल गया और ऑक्सीजन अलग निकल गया। तो इस हाइड्रोजन को फिर हम लोग यूज करते हैं, तो ये एक तरीके ग्रीन हाइड्रोजन बनती है। पर लेकिन ये सारी चीजें देखिए इतनी आसान भी नहीं, जितने शब्दों में मैं बोल के निकल गया और आप लोगों को पढ़ा दिया। इसके पीछे पूरा एक प्रोसीजर होता है, तो वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, तो इसलिए आप लोग इसको भी समझ सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर इसका डी हो गया, जो कि आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं आना है। ये क्वेश्चन आप लोगों से बात कर रहा है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग आईएमडी बोलते हैं। कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए कि आईएमडी क्या होता है, किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, या फिर आईएमडी के बारे में ये पूछ लेंगे किस किस के लिए यहाँ पर बेसिकली अपनी सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो बोला गया इट इज वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, यानी कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर ये काम करता है। दूसरा बोला गया 6 रीजनल ऑफिस है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है यहाँ पर, उसमें से 6 ऑफिस में से एक हमारी कंट्री का आईएमडी भी होता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोग को बतानी है, या एक यहां पे बोला गया है कि ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है, फिर से बोलूंगा वही बात कि वीडियो को पॉज एक बार कर लेना, उसके बाद में आप लोगों को इसका आंसर देना है और उसके बाद में आगे बढ़ना है, तो लंबे समय तक चीजों को याद आप लोग रख पाओगे। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, आंसर हो गया इसका सी का मतलब क्या हो गया, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो बोला है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ के अंदर आती है, जी हाँ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंदर आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट और आज का नहीं है, बहुत पुराना है, बाबा आदम के जमाने में बनाया गया था 1875 में। मैं बाबा आदम का जमाना बोल देता हूँ ना, सब एक बच्चा कह रहा है सर बाबा आदम कौन थे। डायलॉग है यार ये, थोड़ा सा जाकर देख लिया करोगे, सारी बातें ऐसे ऐसे जानोगे तो। मैं चुटकुले छोड़ते रहता हूँ, चुटकुले बताता रहूंगा, फिर पढ़ाऊंगा तो ही नहीं। एक बच्चा कह रहा है एक दिन, मैंने बोला अलादीन का चिराग तो कह रहा है सर अलादीन का चिराग क्या होता है। लेकिन जिसको नहीं पता ना कोई पूछता है, तो यार आप लोग भी कमेंट पढ़ते हो, एक आधे का आंसर आप लोग भी दे दिया करो, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे डाल देते हो, ये गलत बात है ना। बोलते तो ऐसे भी फैमिली है, पर लेकिन हरकतें आप लोग की फैमिली वाली नहीं होती कई बार, तो एक दूसरे को बता दिया करो, क्वेश्चन कोई पूछता है तो। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर वेदर फोरकास्टिंग और सिस्मोलॉजी, इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर देता है। मेन हेडक्वार्टर तो इसका दिल्ली में, वैसे ही आप लोगों को अलग अलग रीजन में भी चीज देखने को मिलेगी। मुंबई, कोलकाता, नागपुर, पुणे के अंदर और चीज देखने को मिल जाएगी। 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका पार्ट है, इनमें से हमारी कंट्री का एक ये भी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि जैसे बे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी हो गया, पर्शियन गल्फ हो गया, उन सब एरिया में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो ये वहां पर अपनी सर्विस प्रोवाइड कराता हुआ नजर आता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि बस अपने अपने मजे ले रहे हैं, हम लोग अपने अपने मजे नहीं लेते हैं। हमारा देश वैसे ही यार इतना प्यारा देश है,
हम लोग हमेशा सबका ध्यान रखते हैं। कोई हमारे मोहल्ले पड़ोस में डूब जाए तो हम लोग उसके पीछे पहुंच जाते हैं उसको बचाने के लिए, ठीक है। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा पाकिस्तान में अगर बम ब्लास्ट हो जाता है, कुछ उल्टी सीधी हरकतें हो जाती हैं, हमारी कंट्री की साइड से कितनी एप्रिसिएशन आती है। जबकि अगर कई बार इसका अपोजिट आप लोग देखोगे, हमारे देश के अंदर कुछ गलत हो गया तो पाकिस्तान की साइड से ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। हालांकि जनता नहीं करती है हरकतें, ये नॉर्मली वहां पर स्टेब्लिशमेंट जो गवर्नमेंट है वो सारी ऐसी हरकतें करती है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी इसीलिए चलती है क्योंकि इंडिया को क्रिटिसाइज करना है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहो, तो बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी होती है आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है। तो ये था पर्टिकुलर यहाँ पर इसके बारे में बातें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये था आज का खट्टा मीठा लेक्चर, कैसा लगा जरूर बताएगा, और चीजों को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करते रहो जब भी मुझे टाइम मिलेगा। जैसे आज कई सारी चीजें मैंने आप लोगों की रिवाइज करा दी, इसी तरीके से चीजों को लेकर चलते रहेंगे। तो अच्छे से अपनी होली एंजॉय करते रहिए और इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, कलर थोड़ा सा अच्छे से यूज करना, ठीक है, अपनी स्किन का और आंखों का ध्यान रखते हुए।